हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का हमारा एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। आज का जो वीडियो है वो हम डिस्कस करेंगे अकाउंट्स के बहुत ही इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पॉर्टेंट होने वाले हैं। तो आज जो हम डिस्कस करेंगे वो आपका इसमें इंक्लूडेड होगा फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। ठीक है, तो मैंने वो क्वेश्चंस लेने की कोशिश की है जो लास्ट 10 ईयर कहीं ना कहीं जिसके कंसेप्ट्स या जो टॉपिक्स रिपीट हुए हैं आपके एग्ज़ाम में, चाहे वो कॉमर्स में हो चाहे वो मैनेजमेंट पे हो। ठीक है, तो चलो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं फर्स्ट नंबर क्वेश्चन से। ठीक है, मैं आपको कई बार ये चीज़ बोल चुका हूँ कि मैच द फॉलोइंग और जो असर्शन और रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं वो काफ़ी आते हैं मैनेजमेंट या आपका कॉमर्स के पेपर 2 में, तो उनको आप करने की कोशिश किया करो हमेशा। और मैं आपसे ये चीज़ बोलता हूँ कि आप पहले खुद क्वेश्चन को लगाया करो, देन देखा करो कि क्या प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि मैं पूरा एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ तो उससे आप ये आइडेंटिफाई कर सकते हो कि आपने कहाँ पे जो पर्टिकुलर कुछ थिंग्स जो रॉन्ग की हैं। ठीक है, तो ईजिली आप कर सकते हो। तो क्वेश्चन फर्स्ट से हम स्टार्ट करते हैं। इसमें आपका मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन दिया गया है, लिस्ट 1 और लिस्ट 2 आपको दी गई है। तो देखो, सबसे पहले जो पहला आपका ऑप्शन है वो ये है मेजरमेंट ऑफ इनकम। ठीक है, तो जब इनकम की मेजरमेंट की बात करते हैं तो वो हमारा कैसे होगा? ठीक है, रिकॉग्निशन ऑफ रेवेन्यू से नहीं होगा, मैचिंग रेवेन्यू विथ एक्सपेंसेस। जब आप जो टोटल रेवेन्यू होगा टोटल एक्सपेंसेस से माइनस करोगे देन हमें इनकम के बारे में पता चलता है ना। उसी को आप कभी कभी इसको नेट इनकम भी बोलते हैं। तो ये हमारा पहला इजीली आपने आइडेंटिफाई कर लिया। जब मेजरमेंट ऑफ इनकम की बात हो रही है तो वहाँ पे मैचिंग रेवेन्यू विथ एक्सपेंसेस होगा। ठीक है, तो इन वाले क्वेश्चंस में एलिमिनेशन का जो रूल होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको हमेशा ये चीज़ बोलता हूँ कि आपको क्वेश्चंस करना कैसे है इस एग्ज़ाम में वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग कभी कभी बड़े क्वेश्चन से डर जाते हैं, मैंने वो भी बताया है। आपको पूरा क्वेश्चन एक बार पढ़ना है, आपको ये मत सोचना है कि बड़ा क्वेश्चन है तो डिफिकल्ट है, मैच द फॉलोइंग मेरे से नहीं बनेगा। सब बनेगा, सिर्फ और सिर्फ आप अच्छे से पढ़ोगे क्वेश्चंस को। और मैच द फॉलोइंग तो बहुत सिंपल होते हैं। अगर आपके जो 4 पर्टिकुलर ऑप्शंस हैं या 4 जो हैं लिस्ट 1 में, अगर उनमें से आपको 2 या 3 भी आते हैं तो ये क्वेश्चंस हो जाते हैं आपसे इजीली एलिमिनेशन से। तो एलिमिनेशन में क्या होता है कि फर्स्ट का सी हो गया। देखो भाई, अब आपका ये ऑप्शन एलिमिनेट हो गया, आपको अच्छे से पता था, और ये 2 ऑप्शंस जो हैं आपके एलिमिनेट हो गए। ठीक है, फिर जो दूसरा है वो है आपका दूसरा ऑप्शन जो है वो आपका बोल रहा है रिकॉग्निशन ऑफ एक्सपेंसेस। ठीक है, रिकॉग्निशन ऑफ एक्सपेंसेस कहीं ना कहीं आपका, चलो इस पे थोड़ा सा भी आपको कंफ्यूजन है, इसको आप छोड़ते हो। ठीक है, फिर हम बात करते हैं बेसिस ऑफ रियलाइजेशन। ये आपने पढ़ा होगा, इसको रेवेन्यू रिकॉग्निशन कंसेप्ट भी बोलते हैं। ये आपका एक अकाउंटिंग प्रिंसिपल है जिसको बोलते हो आप रेवेन्यू रिकॉग्निशन। इसमें ये बोला जाता है रेवेन्यू रिकॉग्नाइज्ड व्हेन सेल्स मेड। ठीक है, जब आपकी सेल्स हो रही है तभी आप रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज करोगे। आपको ये मतलब नहीं है कि आपके पास कैश आया कि नहीं आया। ठीक है, तो आपको ये पता चल गया रिकॉग्निशन ऑफ रेवेन्यू कहीं ना कहीं इसका होगा। तो थर्ड का बी आपने देखा, देखो थर्ड का बी एलिमिनेट हो गया आपका करेक्ट आंसर आ गया। सिर्फ आपको 2 ऑप्शंस या 2 के बारे में अच्छे से पता था। फिर आइडेंटिफिकेशन ऑफ रेवेन्यू कहीं ना कहीं आपका ए पे हो जाएगा, इक्विटी ऑफ ओनर्स से रिलेटेड होता है। और आपका रिकॉग्निशन ऑफ एक्सपेंसेस आपका अकाउंटिंग पीरियड से रिलेटेड होता है। जब आप इसके कंसेप्ट्स या प्रिंसिपल पढ़ेंगे तब आपको चीज़ें अच्छे से समझ आएंगी। ये और अच्छा क्वेश्चन है, ये आपका क्वेश्चन आया हुआ है कॉमर्स के एग्जाम में। तो इसमें पूछा गया है कि ये जितने भी ऑप्शंस हैं उसमें करंट लायबिलिटी क्या है। तो सबसे पहले आपको करंट एसेट और करंट लायबिलिटी के बारे में पता होना चाहिए। देखो, करंट एसेट वो एसेट होता है जिसमें आपको पर्टिकुलर जो कैश में कन्वर्ट हो जाता है विद इन 1 ईयर। ठीक है, वो एसेट जो कैश में कन्वर्ट हो जाए 1 साल के अंदर, उसे आप बोलते हो करंट एसेट। करंट लायबिलिटी वो लायबिलिटी होती है जो आपको पे करनी होती है विद इन 1 ईयर। ठीक है,
तो यहाँ पे मैंने आपको सारे ऑप्शंस दिए हैं, करंट एसेट का बताया है। करंट एसेट में आपका कैश इन हैंड होता है, कैश एट बैंक होता है, डेटर्स होते हैं, ठीक है, आपका बिल्स रिसीवेबल होता है, प्रीपेड एक्सपेंसेस होता है, जो आपकी इन्वेंट्री है, ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, वर्क इन प्रोग्रेस और फिनिश गुड्स वो आपकी होती है। फिर आपका सप्लायर होता है, देखो इसमें लिखा भी है एनी अदर अमाउंट रिसीव विथ इन 1 ईयर, ठीक है। ये आपका करंट लायबिलिटी में क्रेडिटर होता है, बिल्स पेएबल होता है, बैंक ओवरड्राफ्ट होता है, एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग होता है, इंटरेस्ट ड्यू और पेएबल होता है, ठीक है, इनकम टैक्स पेएबल होता है, जो आपको 1 साल के अंदर पे करना होता है, आप उसको बोलते हो करंट लायबिलिटी। तो देखो डिवेंचर जो होता है ये आपका करंट लायबिलिटी नहीं होता है, ये कहीं ना कहीं आपका फिक्स लायबिलिटी होता है, ठीक है। प्रीपेड रेंट भी नहीं होगा, ठीक है, ये भी नहीं होगा। तो आपका जो करेक्ट आंसर बनेगा वो ओनली 4th बनेगा, जो कि आपने देखा भी होगा, बैंक ओवरड्राफ्ट जो होता है वो आपकी करंट लायबिलिटी होती है। तो बी ऑप्शन इसमें आपका करेक्ट हो जाएगा। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग विल रिजल्ट इनटू सोर्स ऑफ फंड, ठीक है। अब देखो ये जो आपका फंड फ्लो का पर्टिकुलर स्टेटमेंट या फंड फ्लो का आपका जो फॉर्मेट होता है वो ये है, जो आपका दो पार्ट में डिवाइड होता है। एक होता है सोर्स ऑफ फंड। सोर्स ऑफ फंड का मतलब होता है इनफ्लो की बात करेगा, ठीक है, जहां से आपका फंड आएगा, वो सारे जगह जहां से आपका फंड आएगा, ठीक है। फिर जो डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल होता है ये आपका सोर्स ऑफ फंड होता है, ये हमेशा ध्यान रखना। डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल, इस पे क्वेश्चंस काफी पूछे जाते हैं। इस पे मैंने एक क्वेश्चन पूछा है, लास्ट में आपको डिटेल में बहुत अच्छे से समझाऊंगा। लास्ट का एक क्वेश्चन है, मजा आ जाएगा, बहुत बार इस पे क्वेश्चन पूछा जाता है। सोर्स ऑफ फंड, डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल आपका हमेशा सोर्स ऑफ फंड पे जाएगा, ठीक है। और डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल की 2 कंडीशंस हो सकती हैं, जब आपका करंट एसेट जो है वो डिक्रीज हो, ठीक है, और दूसरी कंडीशन जो होती है करंट लायबिलिटी इंक्रीज हो। ये 2 आपकी दोनों कंडीशन जो हैं वो आपका सोर्स ऑफ फंड पे आती हैं, ठीक है। इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल आपका एप्लीकेशन ऑफ फंड पे जाता है, ठीक है। वो एक तरीके से एप्लीकेशन ऑफ फंड का मतलब है आउटफ्लो ऑफ फंड, मतलब आपके यहां से पैसा जा रहा है, ठीक है। तो उस कंडीशन पे आपका बनता है इंक्रीज इन करंट एसेट, उस पे आपका बनेगा इंक्रीज इन करंट एसेट एंड आपका डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी। ये दोनों जो कंडीशन होंगी वो आपकी एप्लीकेशन ऑफ फंड की होती हैं। अब इसमें पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग विल रिजल्ट इनटू सोर्स ऑफ फंड। तो सोर्स ऑफ फंड मैंने आपको बताया डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल जो होता है सोर्स ऑफ फंड का पार्ट होता है, जिसके 2 पार्ट होते हैं। पहला पार्ट जो होता है वो आपका डिक्रीज इन करंट एसेट होता है, जब आपके करंट एसेट कम होंगे वो कहीं ना कहीं सोर्स का पार्ट होता है, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, डिक्रीज इन करंट एसेट और इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी, जब आपकी करंट लायबिलिटी इंक्रीज होंगी वो भी आपके कहीं ना कहीं सोर्स ऑफ फंड होता है। उस कंडीशन पे आपका इनफ्लो होता है। जैसे करंट एसेट, आपका कोई भी करंट एसेट है वो आपका कम होगा। जब करंट एसेट कम होगा, जैसे मान के चलो आपका पर्टिकुलर करंट एसेट, अभी देखो मैंने आपको बताया थे करंट एसेट, ये मान के चलो आपका डेटर है, ठीक है, डेटर है। तो डेटर आपका जब कम होगा तो इसका मतलब है आपके पास पैसा आ रहा है। जब आपके पास पैसा आ जाएगा तभी तो डेटर कम होगा आपका। जब बात होगी सोर्स ऑफ फंड का मतलब इनफ्लो ऑफ फंड हो रहा है, करंट लायबिलिटी आपकी तभी इंक्रीज होगी जब आपके पास पैसा आएगा। आपने शॉर्ट टर्म लोन ले लिया, ठीक है, तो पैसा तो आ रहा है लेकिन आपकी करंट लायबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी। तो हमारा जो करेक्ट आंसर बनेगा वो आपका 3rd का बनेगा बी, सेकेंड वाला और 3rd वाला, डिक्रीज इन करंट एसेट एंड इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी। इनको और बहुत अच्छे से मैं एग्जांपल से समझाऊंगा लास्ट में, तो बहुत मजा आएगा लास्ट में, आप देखिएगा। फिर हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। इसमें बोला गया है कि कौन सा स्टेटमेंट आपका करेक्ट है। तो देखो इसमें बोला गया है कि इन्वेंट्री में आपका रॉ मटेरियल इंक्लूड होता है, WIP इंक्लूड होता है और फिनिश गुड्स जो होते हैं वो इंक्लूड होता है। बिल्कुल सही स्टेटमेंट दिया गया है।
इन्वेंट्री इज अ पार्ट ऑफ वर्किंग कैपिटल। हाँ, क्योंकि हमारा इन्वेंट्री जो होता है वो करंट एसेट का पार्ट है, और जो वर्किंग कैपिटल होता है उसका फॉर्मूला होता है करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। ठीक है, इसमें भी टू टाइप्स के वर्किंग कैपिटल होते हैं। एक नेट वर्किंग कैपिटल होता है जिसमें आपका ये फॉर्मूला होता है, जिसमें आपका ग्रॉस वर्किंग कैपिटल होगा, वहां पे टोटल ऑफ करंट एसेट होता है। ठीक है, इन्वेंट्री इंक्लूड्स गुड्स लाइकली टू बी परचेज्ड, ऐसा कुछ भी नहीं होता है, आपने कहीं नहीं पढ़ा होगा। तो हमारा जो दो स्टेटमेंट सही होंगे, फर्स्ट और सेकंड वाला ठीक होगा। ठीक है, करेक्ट आंसर सी बन जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये आपका रेशियो से क्वेश्चन है और बहुत अच्छा क्वेश्चन है। रेशियो एनालिसिस इज वन द टूल्स एम्प्लॉयड टू नोन द फाइनेंशियल हेल्थ ऑफ कंसर्न। ठीक है, तो जो रेशियो एनालिसिस होता है वो कहीं ना कहीं जो कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ है उसको बताता है। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, क्योंकि जितने भी आपके चाहे लिक्विडिटी रेशियो हो, चाहे आपका एफिशिएंसी रेशियो हो, चाहे आपका सॉल्वेंसी रेशियो हो, सब कहीं ना कहीं कंपनी की जो फाइनेंशियल हेल्थ है उसको बताते हैं। ठीक है, रेशियो एनालिसिस इज नॉट द ओनली टेक्निक अवेलेबल टू टेक इन्वेस्टमेंट डिसीजन। बिल्कुल सही चीज है कि रेशियो एनालिसिस कोई अकेला टेक्निक नहीं है जो आपका इन्वेस्टमेंट डिसीजन पे काम करता है। इसके अलावा और भी बहुत सारी टेक्निक्स होती हैं। आपका कैपिटल बस्टिंग की जो टेक्निक है वो भी कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट डिसीजन पे काम करती है। ठीक है, आपका जो वर्किंग कैपिटल डिसीजंस होते हैं वो भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन पे काम करते हैं। कैपिटल बस्टिंग जो होती है वो लॉन्ग टर्म डिसीजंस पे वर्क करती है क्या, और जो वर्किंग कैपिटल होती है वो आपकी शॉर्ट टर्म पे वर्क करती है। तो दोनों स्टेटमेंट सही हो गए। फिर इस टाइप के क्वेश्चंस में आपको क्या करना है, जब ये बोलता है आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, तो इस टाइप के क्वेश्चन पे आपको बीच में सो ऐड करना है या बिकॉज ऐड करना है। जब आप इनको ऐड करके पढ़ोगे, अगर ये इनका सही मीनिंग आ रहा है तो वो सही एक्सप्लेनेशन होगा। रेशियो एनालिसिस इज वन ऑफ द टूल एम्प्लॉयड टू नो द फाइनेंशियल हेल्थ ऑफ कंसर्न शो रेशियो एनालिसिस इज नॉट द ओनली टेक्निक अवेलेबल टू टेक इन्वेस्टमेंट डिसीजन। तो कहीं ना कहीं आपको लग रहा है कि इसका मीनिंग बन रहा है, तो आपका जो करेक्ट आंसर बनेगा बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी करा रखा था जब मैंने आपको बहुत सारे जितने भी आपके 2010 के बाद जितने भी पर्टिकुलर न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आए हैं वो उसका मैंने एक वीडियो आपको प्रोवाइड किया है, तो आप वो देखो जाके। उस पर कम से कम मैंने 50 क्वेश्चंस कराए हैं जो कॉमर्स और मैनेजमेंट पे आए हुए हैं, जो इंपॉर्टेंट हैं। तो उस पर मैंने इसको कराया था, लेकिन इसको दोबारा एक बार और करा रहा हूँ क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पर क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो ये 25 आपके काम का नहीं है, उसका 25 नंबर था ये। देखो, करंट रेशियो का फॉर्मूला आपका करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी होता है। 2:1 दिया गया है, 2x प्लस 1x आप इसको मान सकते हो। नेट वर्किंग कैपिटल या वर्किंग कैपिटल आपका करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी होता है। तो आपका जो भी 60,000 है वो 2x माइनस x के बराबर हो जाएगा, तो आपको x की वैल्यू मिल जाएगी। तो जब आप x की वैल्यू इसमें पुट करोगे तो करंट एसेट आपका 1,20,000 आ जाएगा, करंट लायबिलिटी जो है वो आपका 60,000 आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें पूछा गया करंट एसेट की वैल्यू, तो करंट एसेट की वैल्यू आपकी 1,20,000 है। कभी कभी देखो इस क्वेश्चन को मैंने उसमें घुमा के पूछा था, उसमें आपसे पूछा था कि ग्रॉस वर्किंग कैपिटल की वैल्यू क्या होगी। जो आपका करंट एसेट की वैल्यू होती है वही आपके पर्टिकुलर जो ग्रॉस वर्किंग कैपिटल है उसकी भी वही वैल्यू होती है, क्योंकि जो ग्रॉस वर्किंग कैपिटल होता है वो आपका सम होता है करंट एसेट का। तो हमारा इसका करेक्ट आंसर सी वाला बन जाएगा। ठीक है भाई, हाँ। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। तो देखो, टू टाइप्स के आपके एक्सपेंडिचर होते हैं। पहले आपके होते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर, दूसरे आपके जो होते हैं वो आपके होते हैं पर्टिकुलर जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो हम कैपिटल एक्सपेंडिचर की जब बात करेंगे तो ये जो बेनिफिट प्रोवाइड करते हैं 1 साल से ज़्यादा करते हैं, ये जो होते हैं एक तरीके से बड़ा खर्चा होता है। जैसे मान के चलो आप कोई परचेज और एक्विजिशन कर रहे हो फिक्स एसेट का, और ये नॉन रिकरिंग इन नेचर होते हैं। रेगुलर आपका जो कोर्स ऑफ बिजनेस या रेगुलर आपका अगर कोई किसी बिजनेस को रन करने के जो होते हैं ये उस टाइप के नहीं होते हैं, ये नॉन रिकरिंग इन नेचर होते हैं। कभी 4 साल या 1 साल या 2 साल 3 साल में हो गए, और ये जो हमारे शो होते हैं ये बैलेंस शीट में आपके शो होते हैं। ठीक है, इसको आप बैलेंस शीट में शो करते हो। इसमें अगर हम इसका एग्जांपल लेना चाहें, जो हमारे प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस होते हैं जब आप किसी बिजनेस को स्टार्ट करते हो, तो उसका जो खर्चा होता है वो
कॉस्ट ऑफ पेटेंट हो गया, फिक्स्ड एसेट हो गया, आपके लैंड हो गया, बिल्डिंग हो गई, मशीन हो गए, ये सारे एक्सपेंडिचर जो होते हैं वो आपकी कैपिटल एक्सपेंडिचर होते हैं। फिर बात करते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर रेगुलर कोर्स ऑफ बिजनेस में आपका जो, अगर आपको बिजनेस को रन करना है तो आपको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की जरूरत पड़ती है, ठीक है। और या आप ये भी कह सकते हो कि अगर आपको अपने कैपिटल एक्सपेंडिचर को इफेक्टिवली मेंटेन करना है तो आपको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की जरूरत पड़ती है। ये पर्टिकुलर एक ईयर की बात करते हैं, ये जो आपके रिकॉर्ड होते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में रिकॉर्ड होते हैं, ये रिकरिंग इन नेचर होते हैं। जैसे आपका एग्जांपल हो गया वेजेस, सैलरी, रेंट, रॉ मटेरियल, ये सब आपके जो होंगे वो आपके होंगे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अब इनको पढ़ो आप। Capital expenditure does not affect the profitability of concern but revenue expenditure does। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जब आपके पास मशीनरी नहीं होगी तो आप क्या करोगे, आपके पास लैंड नहीं होगी तो आपका पर्टिकुलर जो भी एम्प्लॉय है वो कैसे वर्क करेगा। तो दोनों इंपॉर्टेंट हैं। कैपिटल एक्सपेंडिचर अफेक्ट द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द कंसर्न डायरेक्टली नहीं, कैपिटल एक्सपेंडिचर जो होते हैं वो इनडायरेक्टली इफेक्ट करते हैं आपकी प्रॉफिटेबिलिटी पे, जबकि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो आपके डे टू डे एक्सपेंसेस होते हैं या एक्सपेंडिचर होते हैं वो आपके इनडायरेक्ट, वो आपके जो होते हैं वो आपके डायरेक्टली अफेक्ट करते हैं, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट भी हमारा रॉन्ग हो गया। अगला पढ़ो, ये हमारा सही होगा। कैपिटल एक्सपेंडिचर अफेक्ट द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ अ कंसर्न इनडायरेक्टली। कैपिटल एक्सपेंडिचर आपके जो प्रॉफिट पे इनडायरेक्टली इंपैक्ट करते हैं। आप बाय चांस ले आओ मशीन लाने के बाद आप कुछ काम ही ना करो उस पे, ठीक है, तो आपको प्रॉफिट नहीं होगा ना। जब तक आप मशीन ले आओगे, जब तक आप उसमें रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो होता है वो डायरेक्टली, जब जितना आप काम करोगे उतना आपको प्रॉफिट होगा। आप अगर 100 यूनिट बनाओगे तो आपको प्रॉफिट मान के चलो 10 रुपीज हो रहा है पर यूनिट। अगर आप ज्यादा बनाओगे तो आपका प्रॉफिट भी बढ़ जाएगा। तो जो आपके रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है वो डायरेक्टली अफेक्ट करते हैं प्रॉफिट को, और जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है वो इनडायरेक्टली अफेक्ट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वाला तो ऑब्वियस सी बात है गलत हो जाएगा। हाँ, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो इसमें क्या दिया गया है, सिंकिंग फंड इज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। आपका जो ए है असर्शन जो बोल रहा है, ठीक है। फिर जो आपका रीजन है वो बोल रहा है सिंकिंग फंड इज क्रिएटेड फॉर रीपेमेंट ऑफ अ लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी इन द कंटेक्स्ट ऑफ द अबव स्टेटमेंट विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, ठीक है। तो मैंने सिंकिंग फंड के बारे में आपको बताया है। देखो सिंकिंग फंड होता क्या, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए। सिंकिंग फंड इज एन अकाउंट दैट इज सेट अप फॉर स्पेसिफिक पर्पस एट सम फ्यूचर डेट। एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए एक फ्यूचर डेट में इस फंड को क्रिएट किया जाता है। आपको एग्जांपल देते हैं कि अगर आपका कोई डेट है इन फ्यूचर में जिसको आपको रिपेमेंट करना है तो उसके लिए आप सिंकिंग फंड को कर सकते हो। आपका जो भी प्रॉफिट होगा, मान के चलो आपने डेट इशू किया है जो कि आपको जिसका प्रिंसिपल 5 साल बाद देना है, तो आप उसको हर ईयर में जितना भी प्रॉफिट हो रहा है उससे कुछ पोर्शन निकाल के एक मार्केटेबल सिक्योरिटी में इन्वेस्ट कर दो या ऐसी जगह इन्वेस्ट कर दो जो कैश में बहुत जल्दी कन्वर्ट हो जाते हैं। तो आपको जब फ्यूचर में पर्टिकुलर उस पेमेंट को करना होगा तो आपके ऊपर ज्यादा पर्टिकुलर प्रेशर नहीं आएगा, ठीक है। तो इसी तरीके से दूसरा एग्जांपल है, अ कंपनी माइट एस्टेब्लिश अ सिंकिंग फंड इन ऑर्डर टू। हाँ, दूसरा आपका ये भी हो सकता है अगर आपको कोई एसेट रिप्लेसमेंट करना है तो इसमें बेसिकली आपका जो डेप्रिसिएशन होता है वो बहुत काम करता है। जितना भी डेप्रिसिएशन का अमाउंट होता है वो कंपनी हर साल कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करती है ताकि जब लास्ट के जब उसकी वैल्यू 0 हो जाए तो उस समय आप उस पर्टिकुलर एसेट को रिप्लेस कर सको, आपके ऊपर ज्यादा प्रेशर ना आए, ठीक है। तो आप देखो क्या इसमें पढ़ा हुआ है, ए में आपका पढ़ा हुआ है सिंकिंग फंड इज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बिल्कुल सही चीज है भाई। सिंकिंग फंड इज क्रिएटेड फॉर रीपेमेंट ऑफ लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी, ये भी सही है, मैंने आपको बताया। या लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी हो सकता है या कोई आपका एसेट है उसके रिप्लेसमेंट के लिए भी हो सकता है, ठीक है। तो आपके दोनों यहाँ पे करेक्ट हैं, ए एंड आर बोथ आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। इस पे क्या बोला गया है, व्हाट इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द फॉलोइंग एक्शन रिक्वायर्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल अकाउंट्स। अब यहाँ पे बोला गया है कि अगर फाइनेंशियल अकाउंट्स बनाना है तो सबसे पहले आप क्या बनाते हो, ये तो इजी आप कर लोगे। सबसे पहले आप जर्नल को बनाते हो जिसमें आपका पहले जर्नल बनता है, फिर लेजर बनता है, फिर ट्रायल बैलेंस बनता है, जिसको यहाँ पे बोला गया है मेकिंग एडजस्टिंग एंट्रीज, ठीक है। तो हमारा सबसे पहले आएगा सेकेंड वाला, ठीक है।
तो आपने इसको एलिमिनेट कर दिया और इसको एलिमिनेट कर दिया, ठीक है। फिर इसके बाद आपका जो नेक्स्ट होता है वो इनकम स्टेटमेंट आता है। इनकम स्टेटमेंट में पहले बनता है ट्रेडिंग अकाउंट, देन आपका बनता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट जो होता है वो डायरेक्ट एक्सपेंसेस और डायरेक्ट रेवेन्यू जो होता है उनको कंसीडर करता है, इससे आपको ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस मिलता है, ठीक है। फिर इसके बाद आप ट्रेडिंग अकाउंट के बाद आपका फर्स्ट वाला हो गया, तो आपको इजीली पता चल गया, ये भी एलिमिनेट हो गया, आपका करेक्ट आंसर सी बन गया। फिर आप बनाओगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो है वो आपको नेट प्रॉफिट एंड नेट लॉस बताता है। इसमें आप इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस और इनडायरेक्ट रेवेन्यू को जो है उनको रिकॉर्ड करते हो। देन इसके बाद आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनेगा, देन आपका बैलेंस शीट बनेगा जो आपकी एसेट और लायबिलिटीज को बताता है, ठीक है। इजिली हो गया होगा ये क्वेश्चन, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मार्जिनल कॉस्ट एंड डिफरेंशियल कॉस्ट डू नॉट कन्वे द सेम मीनिंग इन आर सर्कमस्टांसेस, ठीक है। तो देखो इसमें क्या बोला गया है, आपके फर्स्ट स्टेटमेंट पे आपका जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो बोल रहा है कि जो मार्जिनल कॉस्ट है और जो डिफरेंशियल कॉस्ट है वो सेम मीनिंग कन्वे नहीं करता है। सबसे पहले आपको डिफरेंशियल कॉस्ट के बारे में पता होना चाहिए। देखो मार्जिनल कॉस्ट तो वो कॉस्ट होती है, बेसिकली वेरिएबल कॉस्ट को कंसीडर करते हैं जब आपका पर्टिकुलर कॉस्टिंग करते हैं, फिक्स कॉस्ट को कंसीडर नहीं करते हैं मार्जिनल कॉस्ट में। और डिफरेंशियल कॉस्ट एक डिफरेंट टाइप की कॉस्ट है जिसे आप इंक्रीमेंटल कॉस्ट भी बोलते हो। इसमें आपके जितने भी अल्टरनेटिव हैं, ठीक है, उन सारे अल्टरनेटिव को आप देखते हो कि कौन सा अल्टरनेटिव आपका ज्यादा प्रॉफिटेबल होगा, ठीक है। डिफरेंशियल कॉस्ट इंक्रीजेस और डिक्रीजेस ड्यू टू चेंज इन फिक्स कॉस्ट, ये भी हमारा सही स्टेटमेंट है। तो हमारे दोनों स्टेटमेंट इसमें सही होंगे और इसका हमारा जो करेक्ट आंसर बनेगा वो सी वाला बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंसेप्ट इज यूज्ड एज फंड इन द प्रिपरेशन ऑफ फंड फ्लो स्टेटमेंट। देखो फंड को अगर हम नैरो टर्म में बात करते हैं तो वो हमारा कैश होता है, लेकिन अगर हम ब्रॉडर टर्म में जब फंड आप इसकी जो है डिफिनेशन पढ़िएगा, तो जब हम ब्रॉडर टर्म में बात करते हैं तो फंड का मतलब होता है ऑल फाइनेंशियल रिसोर्सेज। आप इसको पढ़िएगा तब आपको ये डायरेक्ट क्वेश्चन है आपका डिफिनेशन से दिया हुआ है, ये क्वेश्चन भी आया हुआ है। जितने भी क्वेश्चंस मैं आपको पढ़ा रहा हूं मोस्टली क्वेश्चंस आए हुए मिलेंगे आपको। एक दो क्वेश्चंस ऐसे इंक्लूड किए हैं, एक दो नहीं कम से कम मैंने 10 क्वेश्चन ऐसे इंक्लूड किए हैं जो अब तक किसी एग्जाम में नहीं आए, लेकिन मुझे लग रहा है जिनके आने के चांसेस हैं, ठीक है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है और बहुत सिंपल क्वेश्चन है। इफ ओपनिंग स्टॉक is 10,000, net purchase is 17,000, wages is 2,500 and carries inward 500, closing stock 15,000, what is the manufacturing cost, ठीक है। तो देखो एक फॉर्मेट होता है आपका, जब आप कॉस्ट शीट की बात करते हो ये फॉर्मेट होता है, इस फॉर्मेट को आपको अच्छे से याद करना पड़ेगा। तो देखो सबसे पहले आपका ओपनिंग स्टॉक आपको कितना दिया है, ओपनिंग स्टॉक आपको 10,000 दिया है या 10,000 आपको ओपनिंग स्टॉक दिया है, आप इस पे पुट करते हो। फिर इसके बाद परचेस ऑफ रॉ मटेरियल आपको दिया है 17,000, ठीक है, 70,000 आपको दिया है। कैरीज इनवर्ड आपको कितना दिया है, कैरीज इनवर्ड आपको 500 दिया है, ठीक है जी, कैरीज इनवर्ड आपको 500 दिया है। तब आप इसकी वैल्यू फाइंड करोगे तो आपकी वैल्यू आएगी 0,0,5, ठीक है, 0,050 एंड 8, ठीक है, ये वैल्यू आपकी आएगी। फिर क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल आपको क्या दिया गया है, क्लोजिंग स्टॉक 15,000 दिया है, ठीक है, 15,000 दिया है। जब आप इसको फिर इसका मटेरियल रिटर्न या आपका ऐसा कुछ भी नहीं है तो आपका जो है 65,000 माइनस का 15,000 तो आपका 45 जो वैल्यू आ जाएगी जिसे आप बोलोगे डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड 45,500, ठीक है, आपकी ये वैल्यू आ गई। फिर इसके बाद आपको क्या दिया गया है, वेजेस दिया गया है, ठीक है, वेजेस जो आपको दिया गया है 2500 और दिया गया है, तो आप उस 2500 को और ऐड करेंगे, ठीक है। तो आप उस 2500 को जब ऐड करेंगे ये आपका 18,500 हुआ। 18,500 में कुछ रॉन्ग हो रहा है, एक मिनट वेट करिएगा। 18,500 माइनस 15,000, हाँ 65, सॉरी ये 65 और 500 आएगा। इसके बाद आपको एक चीज़ और दी गई है वेजेस जो आपका 2500 है। फिर आप 2500 को
और ऐड कर दोगे, ठीक है। तो 2500 को आप और ऐड करोगे तो आपका जो आंसर बनेगा 68,000। इसके अलावा आपको कोई कॉस्ट नहीं दी गई, इसको आप प्राइम कॉस्ट भी बोलते हो। देन इसके बाद आपके जो एक्सपेंसेस होते हैं वो और भी आते हैं। देन ये जो कॉस्ट होती है वो आपकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट इस जगह पे निकलती है, लेकिन बाकी कुछ आपको नहीं दिया गया है। तो जो आपकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट होगी 68,000 हो जाएगी, ठीक है, आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विंडो ड्रेसिंग इज प्रोहिबिटेड ड्यू टू, अब देखो आपके कुछ कंजेप्शन जो कन्वेंशंस हैं वो दिए गए। तो देखो विंडो ड्रेसिंग जो होता है वो आपका बेसिकली होता है मैनिपुलेशन ऑफ द फिगर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। जो आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट के फिगर हैं उसको आप मैनिपुलेशन करते हो और उनको आप ऐसे प्रेजेंट करते हो कि आपकी कंपनी की जो फाइनेंशियल हेल्थ है बहुत अच्छी है और आपका प्रॉफिट बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो ये आपका जो प्रोहिबिटेड है वो किसके कारण है, ठीक है। तो ये कन्वेंशंस हैं, हमारे 4 कन्वेंशंस होते हैं। पहला कन्वेंशन जो है आपको दिया है कंजर्वेशन कन्वेंशन। तो ये क्या बोलता है कि आपका कोई अगर फ्यूचर में लॉस होने वाला है आप उसको एंटीसिपेट कर लोगे, लेकिन अगर आपका फ्यूचर में कोई प्रॉफिट होने वाला है तो आप उसको एंटीसिपेट नहीं करोगे, इसीलिए आप बनाते हो प्रोविजंस। इन्हीं कारण से आप बनाते हो प्रोविजंस फॉर बैड डेट्स और भी बहुत सारी चीजों के लिए आप प्रोविजंस बनाते हो, ठीक है। इजीली आपको पता चल गया, ऐसा कुछ भी नहीं, तो ये हमारा गलत होगा। दूसरा है कन्वेंशन ऑफ डिस्क्लोजर। तो ये जो आपका कन्वेंशन है ये बोलता है कि जितना भी आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट है आप उसको प्रॉपर डिस्क्लोज करो, आप सारी इंफॉर्मेशन दो जितनी इंफॉर्मेशन दे सकते हो फाइनेंशियल स्टेटमेंट की। यही जो होता है ये हमारा प्रोहिबिटेड करता है विंडो ड्रेसिंग को। अगर ये सही से हमारा हुआ है, आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट को सही से प्रेजेंट किया है, आपका प्रॉपर ऑडिट हुआ है, तो आपका विंडो ड्रेसिंग नहीं हो सकता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे, ठीक है। फिर जो नेक्स्ट हमारा थर्ड जो आपका कन्वेंशन होता है वो मटेरियलिटी होता है, ठीक है। एक तरीके से ये आपका एक एक्सेप्शन ही बोलो डिस्क्लोजर का कि आप वो सारी चीजें डिस्क्लोज करोगे जो मटेरियलिस्टिक है। ऐसा नहीं नॉन मटेरियलिस्टिक चीजों को आप डिस्क्लोज नहीं कर दोगे, जो इंपॉर्टेंट है आपके बिजनेस के लिए, ठीक है, उनको ही आप डिस्क्लोज करोगे। इसके अलावा एक आपका और कन्वेंशन होता है जिसको आप बोलते हो कन्वेंशन ऑफ कंसिस्टेंसी। जो भी आप अकाउंटिंग प्रिंसिपल या जो भी आप अकाउंटिंग मेथड यूज कर रहे हो वो कंसिस्टेंटली आप यूज करोगे। ऐसा नहीं कि एक मेथड पे आपने डेप्रिसिएशन का दूसरा एक ईयर पे आपने डेप्रिसिएशन का दूसरा मेथड यूज किया, नेक्स्ट ईयर आपने डेप्रिसिएशन का अलग मेथड यूज किया, ये आप नहीं कर सकते हो। तो हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर बी बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ये इजीली हो जाएगा, इस पे भी कुछ नहीं है। तो देखो गुडविल ऑफ कंपनी, देखो सबसे पहले हम बात करते हैं फिक्टिशियस एसेट की, ठीक है। तो मैंने फिक्टिशियस एसेट के बारे में आपको बताया। फिक्टिशियस मींस नॉट ट्रू और फेक। देखो फिक्टिशियस एसेट एक तरीके से वो एसेट होता है जो आपका एक तरीके से ट्रू नहीं होता है और जो आपको दिखता नहीं है, ठीक है, लेकिन आपने किया होता है और जिसका जो भी आपका एक्सपेंस होता है, जो भी लॉस होता है वो आपको कई सालों में मिलता है। जैसे आपका प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस हो गया, प्रमोशनल एक्सपेंसेस हो गया, ठीक है, आपका डिस्काउंट अलाउड ऑन इश्यू ऑफ शेयर हो गया, लॉस इनकर्ड ऑन इश्यू ऑफ शेयर हो गया, या प्रीमियम हो गया। ये सारे जो होते हैं वो आपके फिक्टिशियस एसेट्स के आपके एग्जांपल होते हैं। प्रीमियम आपने जब आपने कोई प्रेफरेंस शेयर इशू किया तो आपने प्रीमियम दिया, ये भी आपका फिक्टिशियस एसेट का पार्ट होता है। जैसे आपका इसमें देखो फिक्टिशियस एसेट का आपको पता चल गया, जो प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस होता है जब आप किसी बिजनेस को स्टार्ट करते हो तो वो आपका फिक्टिशियस एसेट के पार्ट होता है, ठीक है। आपको सी का फोर्थ पता चल गया, बाकी आपको कुछ नहीं पता था, तो आपका ये स्टेट और ये एलिमिनेट हो गया, ठीक है। फिर बात आती है ओवरड्राफ्ट की, जो अभी मैंने एक बार पहले भी डिस्कस किया हुआ है आपसे। जो बैंक ओवरड्राफ्ट होता है वो हमारी करंट लायबिलिटी होती है, बी का फर्स्ट हो जाएगा। लो आपने इसको भी एलिमिनेट कर दिया तो आपको इजी आंसर मिल गया, ठीक है। बाकी आपका जो गुडविल ऑफ कंपनी है कहीं ना कहीं फिक्स एसेट की तरीके से ट्रीट होती है, ठीक है, जो कि इंटेंजिबल एसेट होता है, जो कि फिक्स एसेट है, ठीक है। फिर इसके बाद आपका जो डी है उसका आपका प्रीमियम ऑन इशू ऑफ शेयर जो होगा वो रिजर्व और सरप्लस का पार्ट हो जाएगा, ठीक। हमारा करेक्ट आंसर मिल गया हमें। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आया हुआ है। तो देखो जो आपका कन्वर्जन कॉस्ट होता है वो बेसिकली आपका जो मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स होता है और जो डायरेक्ट लेबर का जो कॉस्ट होती है जब आप उसको ऐड कर देते हो
तो उसको आप बोलते हो कन्वर्जन कॉस्ट, या आप ये भी बोल सकते हो sum of or combination of all the direct and indirect production cost that a company incur to convert raw material into finished goods। ठीक है, वो सारी कॉस्ट या डायरेक्टली या इनडायरेक्टली प्रोडक्शन पे इन्वॉल्व होने वाली जो रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करती है, उसको आप कन्वर्जन कॉस्ट बोलते हो। ठीक है, ये देखो मैंने आपको बताया है, ये चीज अच्छे से एक्सप्लेन की है, आप इसको पढ़िए। तो देखो जो हमारा डायरेक्ट मटेरियल का कॉस्ट होता है, जब आप किसी प्रोडक्ट को बना रहे हो जो उसमें डायरेक्टली इन्वॉल्व है, जिस चीज से वो प्रोडक्ट बन रहा है उसको आप डायरेक्ट मटेरियल बोलते हो। जैसे आपका अगर आप टेबल बना रहे हो तो आपका जो डायरेक्ट मटेरियल होगा वो वुड होगा। ठीक है, फिर डायरेक्ट लेबर होता है जो डायरेक्टली आपका इन्वॉल्व होता है रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करने के लिए। ठीक है, तो जब इन दो को आप ऐड करते हो तो प्राइम कॉस्ट होता है, इन दो को आप जब ऐड करते हो प्राइम कॉस्ट होता है। ठीक है, जब आप डायरेक्ट लेबर और जो आपका मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स है उनको जब आप ऐड करते हो तो वो आपका कन्वर्जन कॉस्ट होता है। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स में आपका वो सारे कॉस्ट आ जाएगी, ऑल कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग अ प्रोडक्ट अदर देन द डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट लेबर। डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट लेबर के अलावा वो सारी कॉस्ट जो आपके प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चरिंग करने में यूज हो रही, जैसे आपका इनडायरेक्ट मटेरियल हो गया, इनडायरेक्ट लेबर हो गया, फैक्ट्री यूटिलिटी हो गई, डेप्रिसिएशन ऑफ फैक्ट्री बिल्डिंग हो गया या इक्विपमेंट हो गया, ये सब आपका मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स में चला जाएगा। ठीक है, तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर बनेगा वो बी वाला बनेगा, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट एंड इनडायरेक्ट वेज, नहीं सॉरी बी बनेगा, ए नहीं, डायरेक्ट वेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस एंड फैक्ट्री ओवरहेड्स। ठीक है, डायरेक्ट मटेरियल इंक्लूड नहीं होता है, डायरेक्ट वेजेस इंक्लूड होगा, डायरेक्ट एक्सपेंसेस इंक्लूड होगा और फैक्ट्री ओवरहेड्स इंक्लूड होगा। ठीक है, हाँ ये भी अच्छा क्वेश्चन है, जीरो बेस बजटिंग पे बहुत क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ये जो जीरो बेस बजटिंग है ये पीटर फेयर ने दी थी। इसका जो मेन मोटिव था कि पहले क्या होता था कि जब बजटिंग का मतलब ही यही होता है कि आपने एक जो एक्सपेंडिचर है, जो इनकम है, एंटिसिपेटेड ये बोले या एक तरीके से फोरकास्टिंग कर दी कि आने वाले ईयर पे मेरा इतना एक्सपेंडिचर होने वाला है और इतना इनकम होने वाला है, ये बजटिंग होती थी हमारी। तो पहले बजटिंग ये होती थी कि पहले की ईयर के बजट्स को देखा जाता था, उसी के अकॉर्डिंग आप थोड़ा सा उसमें इंक्रीज या डिक्रीज कर देते थे इकोनॉमिक के अकॉर्डिंग। लेकिन ये जो जीरो बेस बजटिंग है ये बिल्कुल जीरो से स्टार्ट होता है। पहला का जो बजट है उसको बिल्कुल भी आप नहीं देखते हो, एक नया बजट से स्टार्ट करते हो। ठीक है, तो ये टाइम टेकन होता है और कॉस्ट भी इसमें लगती है। इसका जो मेन मोटिव होता था, एक्सपेंडिचर जो होते थे उनको कंट्रोल करना होता था जीरो बेस बजटिंग का। ठीक है, तो यहाँ पे देखो कंट्रोल ऑफ एक्सपेंडिचर आपको दिया है, फर्स्ट का सी हो गया आपका। देखो कितने इजीली ये क्वेश्चन होते हैं, आप लोग डरते हो सिर्फ। फिर बात आती है बेसिक एंड डाइल्यूटेड ईपीएस की। ठीक है, ये आपके ईपीएस के पार्ट होते हैं। ठीक है, तो आपका फोर्थ का जो हो जाएगा वो बी हो जाएगा। फोर्थ का बी आपको दो के बारे में पता था, आपने कर लिया। देखो बेसिक ईपीएस जो होता है वो आपका सिंपल सा हेल्प अस टू फाइंड द ईपीएस ऑफ द कंपनी पर इक्विटी शेयर, सिर्फ इक्विटी शेयर्स को कंसीडर करता है। लेकिन जो आपका डाइल्यूटेड होता है, कुछ ऐसे प्रेफरेंस शेयर होते हैं या कुछ ऐसी सिक्योरिटीज होती हैं जो पहले तो पर्टिकुलर प्रेफरेंस शेयर में होते हैं, जैसे आपके कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर होते हैं, वो शुरुआत में आपके प्रेफरेंस शेयर होते हैं लेकिन कुछ समय बाद वो इक्विटी शेयर में कन्वर्ट हो जाते हैं, तो उनको भी जब हम कंसीडर करते हैं तो वो हमारा होता है डाइल्यूटेड ईपीएस। इसको आप पढ़िएगा अच्छे से। तो इसका ये देखो फॉर्मूला भी दिया गया है, ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़िएगा, आपको चीजें समझ आएंगी, इजीली हो जाएगा, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। तो आपको पता चल गया बेसिक और डाइल्यूटेड ईपीएस जो होगा उसका बी होगा, आपका आंसर आपको पता चल गया। ठीक है, फिर आपका गुडविल जो है या कैपिटल रिजर्व है उसका आपका बिजनेस कॉम्बिनेशन हो जाएगा। रिडक्शन ऑफ कैपिटल कहीं ना कहीं आपका इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन से रिलेटेड होता है। ठीक है, Which of the following is a non-operating expenses? ये जो है वो आपका कैश फ्लो स्टेटमेंट से रिलेटेड है। तो इसमें बोला गया है कि आपका कौन सा जो पर्टिकुलर पार्ट है उसमें नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है या ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस नहीं है। तो जो आपका इंटरेस्ट ऑन लोन जो होता है ये आपका फाइनेंशियल एक्टिविटीज होती है। ठीक है,
ये आपकी कहीं ना कहीं फाइनेंशियल एक्टिविटी होती है, ये आपकी ऑपरेटिंग एक्टिविटी नहीं होती। ये मैंने आपको सारे एग्जांपल्स दिए हैं, उनको अच्छे से पढ़िएगा और बहुत इंपॉर्टेंट हैं ये भी, इससे भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपके हर बार। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इंक्रीजिंग द वैल्यू ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री इंक्रीजेस प्रॉफिट, ये स्टेटमेंट फर्स्ट है, तो जो कि सही है, क्यों है मैं अभी आपको बताता हूं। इंक्रीजिंग द वैल्यू ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री रिड्यूसेस द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ये भी हमारा सही है। बोथ ए एंड आर करेक्ट हो गए। कैसे हैं ये देखिए। अब आपके दो पर्टिकुलर ऑल्टरनेटिव या दो सिनेरियो हैं आपके, ठीक है। पहला क्या है, बिगनिंग इन्वेंट्री आपकी 10,000 है, दोनों में परचेजेस आपने ऐड किया तो 7,000, गुड्स अवेलेबल फॉर सेल 17,000, यहाँ पे आपकी एंडिंग इन्वेंट्री 11,000 थी, यहाँ पे आपकी एंडिंग इन्वेंट्री 9,000 थी, तो गुड्स कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो है 6,000 और 8,000 आ गया, ठीक है। ये चीज आपको अच्छे से पता चल गई। और हमेशा ध्यान रखिएगा कि जो हमारी ग्रॉस इनकम होती है, जो ग्रॉस इनकम होती है उसका सिंपल सा फॉर्मूला होता है सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ठीक है, ग्रॉस इनकम का। और दूसरा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो होता है वो आपका होता है सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक, देन आपका परचेज पी, देन आपका डायरेक्ट एक्सपेंसेस, देन आपका क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है, माइनस क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है, माइनस होगा, बाकी सब ऐड करेंगे। तो अब यहाँ पे आपसे सबसे पहले आपने क्लोजिंग स्टॉक देखो फाइंड कर लिया, तो इसमें पहला क्या बोल रहा है, इंक्रीजिंग द वैल्यू ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री इंक्रीज प्रॉफिट। देखो पहले वाली कंडीशन पे हमारी क्लोजिंग इन्वेंट्री 11,000 थी, दूसरे वाली कंडीशन पे हमारी क्लोजिंग इन्वेंट्री 9,000 थी, ठीक है। तो जब हम प्रॉफिट की बात करते हैं, ये हमारा प्रॉफिट है, तो जिसमें आपकी पर्टिकुलर क्लोजिंग इन्वेंट्री 11,000 है उसमें प्रॉफिट ज्यादा है 9,000, और जिसमें आपकी क्लोजिंग इन्वेंट्री कम है 9,000 उसमें प्रॉफिट 7,000 है, ठीक है। तो आपको ये पहला स्टेटमेंट पता चल गया, इंक्रीजिंग द वैल्यू ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री इंक्रीज प्रॉफिट, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। दूसरा स्टेटमेंट पढ़िए, रीजन पढ़िए, इंक्रीजिंग द वैल्यू ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री रिड्यूसेस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अगर आपका जो क्लोजिंग इन्वेंट्री है उससे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो है वो कम हो जाता है। ऐसा क्यों होता है अभी देखो मैं बताता हूं। यहाँ पे आपका इन्वेंट्री कॉस्ट जब बढ़ गया तो जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है वो 6,000 है, लेकिन यहाँ पे इन्वेंट्री कॉस्ट ज्यादा है या क्लोजिंग आपका जो इन्वेंट्री है वो ज्यादा है, तो वहां पे आपका कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ज्यादा है। तो वही चीज बोला है, रिड्यूस हो जाता है जब आपका क्लोजिंग इन्वेंट्री बढ़ जाता है। तो ये भी स्टेटमेंट हमारा सही हो गया, दोनों स्टेटमेंट हमारे सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इंप्रूवमेंट ऑफ प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो कैन बी डन। अब देखो ये भी क्वेश्चन मैं आपको प्रैक्टिकली करके बताता हूं। पीवी रेशियो जो होता है कंट्रीब्यूशन अपॉन का सेल्स होता है, आपको पता है, ठीक है। कंट्रीब्यूशन सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट होती है, ठीक है। तो आप एक एग्जांपल ले लो जिसमें सेल्स आपका है 50, वेरिएबल कॉस्ट जो है वो आपका है 10, ठीक है। तो आपका जो कंट्रीब्यूशन है वो आपका 40 हो जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे पीवी रेशियो जब आप निकालोगे तो कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स होता है, तो 40 डिवाइडेड बाय 50 करेंगे और मल्टीप्लाई 100 करते, क्योंकि परसेंटेज में निकालते हैं हम, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा 80% हो जाएगा, इट इज ओके, तो ये हमारा 80% हो जाएगा। अब इसके बाद पहली कंडीशन क्या बोल रहा है कि इंक्रीजिंग सेलिंग प्राइस। अब यहाँ पे सेलिंग प्राइस जो है आप इंक्रीज कर लो, 50 से आपने 60 कर लिया, आपका वेरिएबल कॉस्ट सेम रहेगा, तो आपका कंट्रीब्यूशन जब सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट करोगे तो आपका वो हो जाएगा 50। जब आपका ये हो जाएगा तो पीवी रेशियो जो है आपका कंट्रीब्यूशन अपॉन का सेल्स होता है 50 डिवाइडेड बाय 60 करेंगे आप, देन आपका इंक्रीज हो जाएगा पीवी रेशियो 83.33 हो जाएगा। यही चीज तो बोली है, इंप्रूवमेंट ऑफ पीवी रेशियो कैन बी डन बाय इंक्रीजिंग, ये हमारा सही हो गया। अल्टरिंग सेल्स मिक्सर, इसमें भी ऑब्वियसली होगा। दूसरा बोल रहा है रिड्यूसिंग वेरिएबल कॉस्ट। अब मान के चलो सेल्स आपका सेम कितना था, शुरुआत में 50 था, 50 है, लेकिन जो आपका वेरिएबल कॉस्ट है वो आप 10 से आपका जो है वो 8 हो गया, ठीक है, वेरिएबल कॉस्ट। तो देन कंट्रीब्यूशन जो है हमारा वो आ गया 42, ठीक है। फिर आप 42 कंट्रीब्यूशन अपॉन का सेल्स करेंगे 50, तो आपका जो वैल्यू आएगा वो 84% आएगा, बढ़ जाएगा। पहले 80% था, देन 84% था, पीवी रेशियो इससे भी बढ़ जाएगा। तो हमारा जो करेक्ट आंसर बनेगा वो ऑल ऑफ दी अबव बनेगा। इस पे इजीली कर लोगे आप इसको। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है आपका
कि जो आपके पर्टिकुलर रेशियोज होते हैं या लिक्विडिटी रेशियो होते हैं, शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी रेशियो होते हैं, उनको आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में रिप्रेजेंट करना है। जो सबसे कम जिसमें सबसे कम लिक्विडिटी होती है उसको आप सबसे बाद में करोगे, और जिसमें सबसे ज्यादा लिक्विडिटी, मतलब कि लिक्विडिटी बेसिकली आपको ये बताती है कि आप अपने जो करंट लायबिलिटी हैं उसको मीट कर पाओगे कि नहीं जल्दी। तो जो सबसे ज़्यादा लिक्विड होगा वो आपका सबसे बाद में आएगा, जो सबसे कम लिक्विड होगा वो आपका सबसे पहले आएगा। तो सबसे पहले जो है वो हमारा आएगा करंट रेशियो, आपने पढ़ा होगा करंट रेशियो, ठीक है। तो आपका लो, आपका सारे खत्म हो गए, इसके बाद तो आपने सारे ऑप्शन एलिमिनेट कर दिए। करंट रेशियो आपका जो फॉर्मूला होता है करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी होता है। फिर आपका आएगा क्विक रेशियो, जिसका फॉर्मूला होता है क्विक एसेट डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी। क्विक एसेट जो होते हैं उसमें आप करंट एसेट में इन्वेंट्री और प्रीपेड एक्सपेंसेस को माइनस करते हो, ठीक है। फिर आपका आएगा सुपर क्विक रेशियो, जो कि आपका होता है कैश प्लस मार्केटेबल सिक्योरिटी डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी, जिसको कभी कभी एब्सोल्यूट लिक्विड रेशियो भी बोलते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट जो आएगा वो हमारा आएगा डिफेंसिव, नेक्स्ट जो होगा डिफेंसिव एंड इंटरवल रेशियो, जो कि होता है कैश प्लस सिक्योरिटी प्लस लिक्विडिटी वैल्यू डिवाइडेड बाय डेली कैश एक्सपेंडिचर। आप बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे डेली कैश एक्सपेंडिचर कैसे निकालते हैं। उसको निकालने के लिए एक फॉर्मूला होता है टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर माइनस नॉन कैश एक्सपेंडिचर डिवाइडेड बाय 365। तो सिंपल सा ये जो है सबसे ज्यादा लिक्विडिटी पे बात करता है हमारा। तो हमारा जो करेक्ट ऑर्डर बन गया वो ए बन गया इसका। अब ये आपका एक और मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन आ गया। मैच द फॉलोइंग से तो आपको बिल्कुल डरना ही नहीं है, अब तो बिल्कुल कुछ भी नहीं है मैच द फॉलोइंग। अब देखो सबसे पहला स्टेटमेंट आपसे बोल रहा है कि स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन वर्किंग कैपिटल आपको कौन बताता है, फंड फ्लो स्टेटमेंट बताता है, ठीक है। आप हमेशा ध्यान रखिएगा स्टेटमेंट चेंज इन वर्किंग कैपिटल आपको फंड फ्लो स्टेटमेंट बताता है। आप पढ़ोगे तब चीजें आपको पता चलेंगी। तो फर्स्ट का सी हो गया, ये आपका खत्म हो गया, ठीक है। 3 एक्टिविटी जो होता है कैश फ्लो में होती हैं। 3 एक्टिविटी कौन कौन सी होती हैं? पहली आपकी ऑपरेटिंग एक्टिविटी होती है, दूसरी आपकी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी होती है, तीसरी आपकी फाइनेंसिंग एक्टिविटी होती है, ठीक है। तो आपका थर्ड का ए हो गया, लो आपने एलिमिनेट कर दिया, आपको 2 के बारे में ही पता था, आपका आंसर आ गया, ठीक है। बाकी डिफर्ड टैक्स का जो हो जाएगा वो आपका बैलेंस शीट हो जाएगा, और ये आपका लॉस जो हो जाएगा वो आपका फिक्स्ड एसेट हो जाएगा। इजिली आप कर लोगे। Which of the following is not applicable to responsibility accounting? हाँ देखो रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर जो होते हैं वो 3-4 होते हैं। सबसे पहले आपका कॉस्ट सेंटर होता है। कॉस्ट सेंटर का जो मेन काम होता है, जो कॉस्ट को, जितने भी कॉस्ट से रिलेटेड डिसीजन होंगे, कॉस्ट को कंट्रोल करने पे मेन काम होता है कॉस्ट सेंटर का, ठीक है। रेवेन्यू सेंटर का जो मेन काम होता है, जो आपका सेल्स है उसको बढ़ाना या रेवेन्यू जो है उसको बढ़ाना, रेवेन्यू से रिलेटेड जितने भी आपके डिसीजन होंगे वो रेवेन्यू सेंटर लेता है। फिर आपका प्रॉफिट सेंटर होता है, ये आपका कॉस्ट सेंटर और प्रॉफिट जो आपका रेवेन्यू सेंटर है उन दोनों के डिसीजंस पे काम कर सकता है, उन दोनों को कंट्रोल कर सकता है, ठीक है। फिर आपका प्रॉफिट सेंटर के बाद आपका इन्वेस्टमेंट सेंटर होगा, जो आपका जितना भी इन्वेस्टमेंट का काम होगा वो उसको देखता है, ठीक है। तो आपका कॉस्ट सेंटर होता है, इन्वेस्टमेंट सेंटर होता है, प्रॉफिट सेंटर होता है, अकाउंटिंग सेंटर करके ऐसा कुछ भी नहीं होता है। तो ये हमारा रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन एक और मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन, ये भी इजीली हो जाएगा, कुछ भी नहीं है इसमें। तो देखो इसमें क्या बोला गया है कि मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन बोल रहा है अर्निंग एबिलिटी ऑफ अ फर्म। देखो अर्निंग एबिलिटी ऑफ अ फर्म आप कैसे पता करते हो? आप पता करते हो पीवी रेशियो से। जब हम पीवी रेशियो निकालते हैं तो उसी से हमें प्रॉफिट और वैल्यूम के बारे में, चीजों के बारे में पता चलता है, ठीक है। आपका कंजर्वेटिज्म जो है ये कहीं ना कहीं जो आपका प्रिंसिपल होता है प्रूडेंस, ठीक है, प्रूडेंस जो कि ये है उससे रिलेटेड होता है। इसके बारे में मैंने आपको बताया है कि जितने भी आपके फ्यूचर में एंटीसिपेटेड लॉस होंगे उनको आप कंसीडर करोगे, लेकिन जो आपके फ्यूचर में एंटीसिपेटेड प्रॉफिट होंगे उसको आप कंसीडर नहीं करोगे। ये आपका एक कन्वेंशन होता है जिसको आप ये चीज भी बोलते हो कंजर्वेटिज्म को, ठीक है। तो फर्स्ट का बी देखो किसमें है भाई, ये स्टेटमेंट हमारे एलिमिनेट हो गए। सेकंड का डी लो इजीली आपने कर लिया। फिर कैश प्रॉफिट की जब बात करोगे तो आपका कैश फ्लो स्टेटमेंट की बात होगी, ठीक है।
फिर जब आपका कैश और एक्यूरल बेसिस की बात होगी तो बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, इन बेसिस पे हम अकाउंटिंग जो अकाउंट्स होते हैं उन्हें प्रिपेयर करते हैं, ठीक है। तो हमारा करेक्ट आंसर हमको पता चल गया। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन, ओनर इक्विटी स्टैंड्स। देखो जो ओनर का पैसा है उसको क्या होगा, वो होगा टोटल एसेट माइनस टोटल लायबिलिटी। टोटल लायबिलिटी देखो, टोटल एसेट मतलब टोटल बिजनेस के पास कितना एसेट है, तो उसमें टोटल एसेट में देखो दो लोगों का पैसा होगा, एक ओनर का पैसा होगा, एक पर्टिकुलर आपने बाहर से पैसा लिया होगा, आउटसाइड लायबिलिटी। तो जब हमसे पूछा गया है ओनर इक्विटी, तो जो टोटल एसेट है उसमें हम जब टोटल आउटसाइड लायबिलिटी को माइनस कर देंगे तो हमारा ओनर का इक्विटी आ जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू रिगार्डिंग द प्रूडेंस प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग। ये मैं आपको तीसरी बार बता रहा हूं कि जो फ्यूचर में आपके लॉसेस होने वाले हैं उनको आप कंसीडर करते हो, लेकिन जो फ्यूचर में आपके प्रॉफिट होने वाले हैं उनसे कंसीडर नहीं करते हो आप, ठीक है। करेक्ट, आपका आंसर आपको पता चल गया होगा, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है ये। ओनली द रिलेवेंट कॉस्ट शुड बी टेकन इनटू कंसिडरेशन फॉर डिसीजन मेकिंग। तो बिल्कुल सही चीज है कि जब हम डिसीजन मेकिंग की बात करते हैं सिर्फ और सिर्फ रिलेवेंट कॉस्ट को ही हम कंसीडर करते हैं। दूसरा क्या बोल रहा है रीजन, ऑल वेरिएबल कॉस्ट आर रिलेवेंट कॉस्ट एंड ऑल फिक्स कॉस्ट आर इनरिलेवेंट कॉस्ट। देखो जो हमारी फिक्स कॉस्ट होती है वो इनरिलेवेंट कॉस्ट तो हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं है, सॉरी इतना बड़ा क्यों गया। जो हमारी फिक्स कॉस्ट होती है वो रिलेवेंट कॉस्ट हो सकती है, लेकिन जो वेरिएबल कॉस्ट है कोई जरूरी नहीं कि सारी वेरिएबल कॉस्ट रिलेवेंट कॉस्ट हो, उसके अलावा भी बहुत सारी कॉस्ट उसमें होती हैं, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी होती है और भी ऐसी कॉस्ट होती हैं जो आपकी डिसीजन मेकिंग पे इम्पैक्ट करती हैं। तो ये हमारा स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो आपका बनेगा बी। ए जो है करेक्ट होगा, बी जो है हमारा रॉन्ग होगा। अब देखो ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, व्हेन दैट टर्नओवर रेशियो इज 4 व्हाट इज द एवरेज कलेक्शन पीरियड। देखो एवरेज कलेक्शन पीरियड का सिंपल सा फॉर्मूला आपका होता है वैसे जनरली 365 डिवाइडेड बाय रिसीवेबल टर्नओवर या डेटर टर्नओवर रेशियो, ठीक है, डेटर टर्नओवर रेशियो। लेकिन यहाँ पे आपका मंथ में आपको आंसर पूछा गया है, तो इस 365 को आप कन्वर्ट कर लोगे 12 में, ठीक है, 12 मंथ होते हैं 1 ईयर पे, और डिवाइडेड बाय 4, 4 3 जा 12, तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो 3 मंथ हो जाएगा। ये क्वेश्चन भी आपका आया हुआ है, इजीली आप कर लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं, बहुत सिंपल सा है, विच ऑफ द फॉर्मूला इज यूज्ड टू कैलकुलेट द एब्सोल्यूट लिक्विड रेशियो। तो मैंने आपको बताया था जो शॉर्ट टर्म रेशियो होते हैं वो 3 टाइप्स के होते हैं। जो पहला होता था वो आपका करंट रेशियो होता था, जिसका फॉर्मूला आपका करंट एसेट करंट लायबिलिटी होता था, ठीक है। दूसरा आपका जो फॉर्मूला होता था वो दूसरा जो होता था क्विक रेशियो। क्विक रेशियो जो होता है जिसे आप एसिड टेस्ट रेशियो भी बोलते हो कभी कभी। क्विक रेशियो का फॉर्मूला होता है क्विक एसेट डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी। क्विक एसेट आपका होता है करंट एसेट माइनस इन्वेंट्री माइनस प्रीपेड एक्सपेंसेस, ठीक है। फिर इसके बाद आपका होता है एब्सोल्यूट लिक्विड रेशियो, जिसका फॉर्मूला होता है एब्सोल्यूट लिक्विड एसेट डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी। एब्सोल्यूट लिक्विड एसेट का मतलब होता है क्विक एसेट माइनस डेटर्स, ठीक है, क्विक एसेट माइनस डेटर। तो इसमें इतना ज्यादा पूछा ही नहीं गया है आपसे, इसमें सिर्फ इतना पूछा गया है एब्सोल्यूट लिक्विड एसेट डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी। अगर इसको भी कभी कभी आपको ऐसे भी दे देता तो आप वैसे भी निकाल लेते, क्विक एसेट माइनस डेटर, ये भी आपका हो सकता था अगर ऐसा पूछा गया होता है आपसे, तो आप इस तरीके से भी इसको कर सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। The fund available with a company after paying all claims include tax and dividend is called retained earning। एक कंपनी ने टैक्स पेड कर दिया है और डिविडेंड पे कर दिया। अगर डिविडेंड पे कर दिया तो मतलब जो इंटरेस्ट होगा वो भी पे कर दिया होगा, ठीक है, क्योंकि सबसे पहले जो होता है टैक्स पे करते हैं, टैक्स के बाद जो डेट का आपका शेयर, जो डेट डिवेंचर्स इशू करते हैं उसका इंटरेस्ट पे करते हैं। उसके बाद आपके जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर हैं उनका जो डिविडेंड होता है उसको पे करते हैं। देन आपके इक्विटी शेयर होल्डर्स का जो डिविडेंड होता है, जो भी रेट है वो पे करते हैं। उसके बाद भी अगर आपके पास कोई इनकम बची है उसको आप बोलते हो रिटेन्ड अर्निंग, ठीक है।
Accounting information refers to only events which are concerned with business firms। ठीक है, कि अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन वो सारी इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड करेगा या उन सारे इवेंट्स को कंसीडर करेगा जो पर्टिकुलर बिजनेस से रिलेटेड होंगे या बिजनेस पे कहीं ना कहीं बिजनेस के ऑब्जेक्टिव को इंपैक्ट कर रहे होंगे। ठीक है, फिर इसका दूसरा क्या बोल रहा है, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन इज प्रेजेंटेड इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। बिल्कुल सही चीज है, जो हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है उसमें प्रेजेंट होता है, तो हमारे ए और आर जो दोनों करेक्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एन इन्वेस्टमेंट सेंटर इज अ रिस्पॉन्सिबल सेंटर वेयर द मैनेजर हैज कंट्रोल ओवर। मैंने ऑलरेडी बताया था आपको कि आपके जो सबसे पहला आपका कॉस्ट सेंटर होता है, देन आपका रेवेन्यू सेंटर होता है, फिर आपका इन दोनों को जो कहीं ना कहीं कंट्रोल कर रहा होता है वो आपका होता है प्रॉफिट सेंटर, फिर इन तीनों को जो कंट्रोल कर रहा होता है वो आपका होता है इन्वेस्टमेंट सेंटर। ठीक है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग के आपके पार्ट्स हैं। तो आपका कॉस्ट पे भी कंट्रोल होता है, प्रॉफिट पे भी कंट्रोल होता है, आपका प्रोडक्ट क्वालिटी पे भी कंट्रोल होता है। ठीक है, तीनों चीजों पे आपका कंट्रोल होता है इन्वेस्टमेंट सेंटर का। हाँ, ABC लिमिटेड हैज डिक्लेयर 40% डिविडेंड, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज इट मीन। अगर ABC जो कंपनी उसने 40% डिविडेंड अपनी पर्टिकुलर कंपनी पे बोला कि 40% डिविडेंड देगा, डिक्लेयर करेगा, तो क्या आपका सही है इसमें से? द कंपनी हैज डिक्लेयर 40% ऑफ नेट प्रॉफिट एज डिविडेंड, बिल्कुल भी गलत होता है भाई। द कंपनी हैज डिक्लेयर 14% ऑफ द प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एज डिविडेंड, ये भी गलत होगा। द कंपनी विल प्रोवाइड डिविडेंड ऑन इशूड कैपिटल, नहीं, पेड अप कैपिटल की बात होती है। जब भी डिविडेंड को हम लोग पर्टिकुलर डिक्लेयर करते हैं तो वो पेड अप कैपिटल पे ही आता है, हमेशा ध्यान रखिएगा। या आप फॉर्मूला भी देखे होंगे, नेट इनकम, अर्निंग पर शेयर की मैं बात कर रहा हूं, नेट इनकम माइनस का प्रेफरेंस डिविडेंड अपॉन का पेड अप कैपिटल पे ही बात होती है हमेशा, पेड अप कैपिटल। ठीक है, यह आपका ईपीएस का फॉर्मूला होता है, लेकिन यहाँ पे आपका जो पूछा जा रहा है डिविडेंड डिक्लेयर की बात की जा रही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है बहुत सिंपल सा है और बहुत इंपॉर्टेंट है। मैनेजमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल रिफर्स टू अ मैनेजमेंट ऑफ करंट एसेट एंड करंट लायबिलिटी, बिल्कुल सही चीज है भाई। जब हम वर्किंग कैपिटल की बात करते हैं तो उसमें करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी आता है, तो दोनों को मैनेज करता है, कोई गलत स्टेटमेंट नहीं बोल रहा है। But the major truth of course is the management of current asset because current liability arises in the context of current asset। ऐसा कुछ भी नहीं होता है, ये हमारा स्टेटमेंट रॉन्ग होगा। जो हमारा A है वो आपका ट्रू हो जाएगा, जो R है वो आपका फॉल्स हो जाएगा या इनकरेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हाट डज अ हाई पे आउट रेशियो इंडिकेट। अब देखो दो चीजें होती, पहली ईपीएस होती है अर्निंग पर शेयर, दूसरी होती है डीपीएस जिसे आप बोलते हो डिविडेंड पर शेयर, जो कि आपके रिलेटेड होती है इससे पे आउट से। जब पे आउट की बात करोगे तो आपका डीपीएस होगा, हाई अर्निंग पर शेयर नहीं भाई। अगर डिविडेंड जो हाई पे आउट रेशियो है, मतलब जो अर्निंग पर शेयर है उसका ज्यादा पार्ट, मतलब ज्यादातर पार्ट आपने एज अ डिविडेंड पर्टिकुलर शेयर होल्डर को दे दिया है, इसलिए जो आपके पास रिटेन अर्निंग है वो नहीं होगी, जिसे आप प्लाउचिंग बैक प्रॉफिट भी बोलते हो, जिसे प्लाउचिंग बैक प्रॉफिट भी बोलते हैं हम। तो हमारा करेक्ट आंसर जो बनेगा वो बनेगा आपका भी, द मैनेजमेंट इज नॉट प्लाउचिंग बैक इन अ प्रॉफिट, क्योंकि जब उसने पूरा अर्निंग पर शेयर, जैसे मान के चलो आपका अर्निंग पर शेयर जो था एक शेयर का 10 रुपीज था, तो आपने डिविडेंड पर शेयर भी आपने 9 रुपीज दे दिया, तो 1 रुपीज जो हुआ वो आपका रिटेन अर्निंग हुआ। ठीक है, 1 रुपीज जो है आपका रिटेन अर्निंग है या प्लाउचिंग बैक प्रॉफिट है। तो इस कंडीशन पे बोला गया हाई पे आउट रेशियो आपको ये इंडिकेट करता है कि आपका रिटेन अर्निंग जो है वो कम है इस कंडीशन पे। अब ये अच्छा क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपका क्या बोल रहा है, एक्टिविटी रेशियो शोज वेयर द कंपनी इज गोइंग। देखो एक्टिविटी रेशियो जो होता है बेसिकली एक तरीके से आपका इफिशिएंसी की बात करता है कि आपका जो पर्टिकुलर एसेट है या आप पर्टिकुलर एसेट्स को कैसे यूज कर रहे हो अपने कंपनी में, या आप अपनी वर्किंग कैपिटल को कैसे यूज कर रहे हो। अगर आपका टर्नओवर हाई है तो इसका मतलब है आप अपने इस रिसोर्सेस को बहुत अच्छे से यूज कर रहे हो, तो ये बिल्कुल सही चीज बता रहा है। एक्टिविटी रेशियो में आपका स्टॉक इन्वेंट्री रेशियो आता है, आपका डेटर रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो आता है, क्रेडिटर पेएबल टर्नओवर रेशियो आता है, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो आपका आता है। ठीक है, ये सारे आते हैं, ये कहीं ना कहीं कंपनी आपकी कहाँ पे है उसकी बात करते हैं। तो हमारा ये पहला स्टेटमेंट जो है वो आपका सही
सही हो जाएगा, ठीक है। फिर सेकंड स्टेटमेंट, बैलेंस शीट रेशियो सोच द कंपनी स्टैंड, ठीक है। देखो मैंने आपको सारे रेशियो के बारे में बताया है, ये जितने भी रेशियो होते हैं ये सारे, इनको आप बैलेंस शीट रेशियो भी बोलते हो। तो हमारा ये स्टेटमेंट भी सही होगा। जो हमारा लिक्विडिटी रेशियो होता है बेसिकली ये बताता है कि जो फर्म है शॉर्ट रन में वो अपने करंट ऑब्लिगेशन को मीट कर पाएगी कि नहीं कर पाएगी। लीवरेज रेशियो आपको बेसिकली आपका जो कैपिटल स्ट्रक्चर है उसमें डेट और इक्विटी का क्या रेशियो है वो बताता है। एक्टिविटी रेशियो आप अपने एसेट्स को कैसे यूटिलाइज कर रहे हो ये चीज बताता है। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो आपकी परफॉर्मेंस को बताता है और जो फर्म है उसकी इफेक्टिवनेस को बताता है। तो हमारे यहाँ से दोनों स्टेटमेंट सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। हाँ, ये बहुत सिंपल है और अच्छा क्वेश्चन है और इसका जो आंसर है वो आप लोग देने की कोशिश करिएगा। बहुत सिंपल है, कुछ भी नहीं है, आप इजीली इसको कर सकते हो और मैंने इस पे काफ़ी चीज़ें आपको बताई भी है। प्रोविजंस और रिजर्व्स के बीच क्या डिफरेंस होता है, देन आप इसको इजीली कर लोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। बट मैं चाहता हूँ इस क्वेश्चन का आंसर आप दो और कमेंट जरूर करिएगा यार, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन इंडिया Which of the following is prepared as the guideline of accounting standard 3? तो वो हमारा होता है कैश फ्लो स्टेटमेंट, ठीक है। ये सारे आपके जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हैं ये दिए हैं, इनको आपको याद करना पड़ेगा। इसमें से ये थर्ड जो है और जो आपका ये है फिफ्थ और जो आपका नाइन्थ है और जो आपका 13th है, ये बहुत पूछे जाते हैं, कई बार ये पूछे गए हैं। तो इनको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करके जाओ, एटलीस्ट 15 से 16 तो बहुत अच्छे से आप याद करो। ये कहीं ना कहीं आपको इसको याद करना पड़ेगा अच्छे से। हाँ देखो ये क्वेश्चन वही आ गया, सिंपल सा, इसमें कुछ भी नहीं है। तो देखो क्विक रेशियो के बारे में आपको पता है। क्विक रेशियो जो होता है बेसिकली आपका लिक्विडिटी रेशियो का पार्ट होता है। मैंने कई बार भी आपको बहुत बार पहले भी बताया है। जो आपका करंट रेशियो हो गया या जो आपका क्विक रेशियो हो गया या एब्सोल्यूट लिक्विडिटी रेशियो हो गया, ये सारे आपके पर्टिकुलर लिक्विडिटी रेशियो के पार्ट होते हैं। सेकेंड का डी देख लो भाई, सेकेंड का डी किस में है, तो आपने ये एलिमिनेट कर दिया और ये एलिमिनेट कर दिया, ठीक है। फिर बात करते हैं स्टॉक टर्नओवर रेशियो की। देखो स्टॉक टर्नओवर रेशियो जो है वो आपका इफिशिएंसी रेशियो का पार्ट है। स्टॉक टर्नओवर रेशियो आपको बेसिकली बताता है टेल्स द नंबर ऑफ टाइम कंपनी सेल्स इन्वेंट्री ड्यूरिंग अ ईयर, मतलब एक ईयर में जो कंपनी है वो कितनी बार अपनी इन्वेंट्री को सेल्स में कन्वर्ट करती है। इसका जो फॉर्मूला होता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री होता है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, स्टॉक टर्नओवर रेशियो जो है वो आपका इफिशिएंसी रेशियो का पार्ट होता है। तो थर्ड का ए हो गया, ठीक है। यहाँ पे थर्ड का बी है, तो ये भी आपका एलिमिनेट हो गया। इजीली आपने इसको फाइंड कर लिया। फाइनेंशियल कवरेज जो है कहीं ना कहीं ये आपका जो रेशियो होता है वो बेसिकली आपका बताता है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो को, जो जिसका फॉर्मूला होता है EBIT डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट एक्सपेंसेस। ये कहीं ना कहीं रिस्क को आइडेंटिफाई करता है कि आपकी कंपनी में कितना रिस्क है, ठीक है। तो आपका जो मार्जिन और सेल्स होगा ऑब्वियस सी बात है वो आपका प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो में हो जाएगा। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इससे आपके न्यूमेरिकल भी हर बार आते ही आते हैं, मोस्टली एक बार छोड़ के एक बार आता ही आता है इससे न्यूमेरिकल। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग से इसको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करिएगा स्टैंडर्ड कॉस्टिंग को, और इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अब कुछ स्टैंडर्ड्स होते हैं, मैं उनके बारे में आपको बहुत जल्दी जल्दी बताता हूं। तो इसमें देखो करंट स्टैंडर्ड एक्चुअली क्या होता है, आपका करंट स्टैंडर्ड जो होता है शॉर्ट, देखो इसके टाइम से ही पता चल रहा है करंट पे फोकस कर रहा है, तो मतलब शॉर्ट टर्म के लिए आपका स्टैंडर्ड होगा, ठीक है। एक ईयर के लिए बेसिकली बनाते हैं। ये जो है आपका कंडीशंस को जो है वो चेंज को कंसीडर नहीं करता है, पर्टिकुलर एक कंडीशन पे ही बात करता है। जो आपका करंट स्टैंडर्ड होता है वो आपका दो टाइप्स का होता है। पहला होता है आइडियल स्टैंडर्ड, ठीक है। आइडियल स्टैंडर्ड जो होता है वो आपका अज्यूम करता है कि जो आपकी इफिशिएंसी है बहुत अच्छी है, और आपको अज्यूम करता है मोस्ट फेवरेबल वर्किंग कंडीशन, और वेस्टेज आपका कम है, जो मटेरियल का प्राइस है सब कम है। ये बेसिकली सारी आपकी फेवरेबल जितनी हो सकता है पॉजिटिव वर्किंग कंडीशन पे बात करता है, ठीक है। और 100% ये बोलता है कि 100% इफिशिएंसी से आपके वर्कर काम करेंगे, लेकिन ये थोड़ा कहीं से रियलिस्टिक कम होता है थोड़ा सा, ठीक है। तो इसमें क्या बोला गया है, स्टैंडर्ड विच कैन बी अटेन्ड अंडर द मोस्ट फेवरेबल, तो वो वर्किंग कंडीशन इज कॉल्ड आइडियल स्टैंडर्ड, उसे हम लोग आइडियल स्टैंडर्ड बोलते हैं। इसके अलावा और भी जो है उनको भी हम आपको बता देते हैं। फिर जो इसका करंट स्टैंडर्ड का बी पार्ट होता है वो एक्सपेक्टेड स्टैंडर्ड होता है। ये बेसिकली ऑल्टरनेटिव बनाते हैं, मतलब इसको चेंज करते हैं। अगर आपका जो कंडीशंस चेंज हो रही हैं
तो हम अपने स्टैंडर्ड्स को रिवाइज करते रहते हैं। फिर जो दूसरा टाइप होता है उसे आप बोलते हो, ये आपके करंट स्टैंडर्ड के 2 टाइप आपके खत्म हो गए। फिर आपका आता है बेसिक स्टैंडर्ड। बेसिक स्टैंडर्ड आपका जो होता है वो लॉन्ग टर्म के लिए बनाया जाता है, ठीक है। ये आपका जल्दी जल्दी रिवाइज नहीं होता है। कुछ बहुत ही बड़ी कंडीशन है, जैसे मान के चलो आपकी टेक्नोलॉजी चेंज है या कुछ बड़ी चेंजमेंट है, तो इसको आप चेंज करते हो और ये आपका लॉन्ग टर्म के लिए बनता है। फिर जो नेक्स्ट होता है जिसे आप बोलते हो नॉर्मल स्टैंडर्ड और अटेनेबल स्टैंडर्ड, ठीक है, ये भी आपके लॉन्ग टर्म के लिए ही बनता है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आपको डी का पता चल गया। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है सिंपल सा है, इस पे कुछ भी नहीं है। तो पहला आपसे बोला गया है लीवरेज रेशियो। देखो लीवरेज का जब भी कहीं ना कहीं पे भी लीवरेज की बात आएगी तो वो आपकी रिलेटेड डेट और इक्विटी से होगी ही होगी, ठीक है। वो आपके इसी चीज पे आपका रिलेशनशिप बताता है, डेट और इक्विटी का। तो ए का आपका जो हो गया वो थर्ड होगा, ठीक है। ए का जो हो गया वो थर्ड हो गया। आपको ये चीज पता चल गई, ए का थर्ड। तो आपने 2 को एलिमिनेट कर दिया। लिक्विडिटी कहीं ना कहीं शॉर्ट टर्म पे सॉल्वेंसी की बात करता है, शॉर्ट टर्म पे सॉल्वेंसी की बात करता है, ठीक है। इससे हर बार क्वेश्चन आते हैं बहुत, इनको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करके जाइएगा। रेशियो को बी का आपका फर्स्ट हो जाएगा, तो आपने इसको भी एलिमिनेट कर लिया। टर्नओवर रेशियो जो है कहीं ना कहीं आपका जो एसेट की इफिशिएंसी की बात करता है, इसको ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूं सबको, वो इफिशिएंसी की बात करता है। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो कहीं ना कहीं अर्निंग कैपेसिटी की बात करता है, ठीक है। तो आपका करेक्ट आंसर डी बन गया इस पे। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम बात करते हैं 41। ये बहुत सिंपल है, कैश फ्लो स्टेटमेंट और फंड फ्लो स्टेटमेंट से क्वेश्चन लिया गया है। आप इसको खुद करिएगा और इसका आंसर आप देने की कोशिश करिएगा। अगर आपको आंसर नहीं आएगा तो मैं आपको चीजें बताऊंगा, और इसके अलावा अगर आपको कुछ डिस्कशन करना हो तो टेलीग्राम चैनल पे आप ऐड हो जाइएगा, वहां से चीजें और अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। अब नेक्स्ट आपका क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग रेशियो आर टेकन इनटू कंसीडरेशन बाय बैंकर बिफोर सेक्शनिंग अ लोन। जब भी बात करेंगे लोन का, अगर सेक्शन हो रहा होगा तो उस समय जो भी आपका बैंकर होता है वो डेट इक्विटी रेशियो को ही देखता है। आपका प्रोप्राइटर रेशियो से उसको मतलब नहीं होता है। ये बेसिकली इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए अच्छा माना जाता है। स्टॉक होल्डर स्टॉक्स टर्नओवर रेशियो बेसिकली आपकी इफिशिएंसी पे बात करता है, इससे भी उनको मतलब नहीं होता। जो मेन उनका मोटिव होता है वो डेट इक्विटी रेशियो से होता है, और ये आपका हमेशा 2:1 होना चाहिए कम से कम। आपका आइडियल ये माना जाता है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका सी बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अमाउंट स्पेंट ऑन एडवर्टीजमेंट कैंपेन द बेनिफिट ऑफ विच इज लाइकली टू लास्ट फॉर 3 years इज नोन एज डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो देखो 3 टाइप के आपके एक्सपेंडिचर होते हैं। पहले आपके कैपिटल एक्सपेंडिचर होते हैं, दूसरे आपके रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होते हैं, तीसरे आपके डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होते हैं। देखो जो कैपिटल एक्सपेंडिचर होते हैं बेसिकली आपके लॉन्ग टर्म पे बात करते हैं, ठीक है। इनका जो बेनिफिट होता है लॉन्ग टर्म पे होता है, ठीक है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो होते हैं वो पर्टिकुलर अकाउंटिंग ईयर पे आपको बेनिफिट प्रोवाइड करेंगे। लेकिन जो आपके डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होते हैं इनका जो बेनिफिट होता है वो 1 से ज्यादा अकाउंटिंग ईयर पे होता है डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का, ठीक है। फिर जो आपके कैपिटल एक्सपेंडिचर होते हैं ये नॉन रिकरिंग इन नेचर होते हैं। ऐसा नहीं है कि हर बार पर्टिकुलर हर ईयर में ये होने ही होने हैं। जो आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है ये रिकरिंग इन नेचर होते हैं, ठीक है। ये भी नॉन रिकरिंग इन नेचर होते हैं, ठीक है। फिर हम बात करते हैं आपका जो कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है वो कहीं ना कहीं आपका जो मशीन आप परचेज कर लिए या आप लैंड परचेज कर लिए या जितना भी आप लॉन्ग टर्म का जो भी इन्वेस्टमेंट करते हो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर पे आएगा। और फिर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर पे वो एक्सपेंडिचर आएंगे अगर आपको डे टू डे बिजनेस को रन करना है, तो आपको सैलरी देनी है, आपको लैंड का जो पर्टिकुलर रेंट है वो देना है। ये सारे जो अगर आपको मैनेजमेंट जो आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर जो आपके मशीनरी है या ये सारी चीजें हैं इनके मैनेजमेंट के लिए जो एक्सपेंडिचर होता है उसे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बोलते हैं। डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एक तरीके से जो ऐसा एक्सपेंडिचर जो 1 से ज्यादा ईयर आपको बेनिफिट प्रोवाइड करता है उसको आप डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बोलते हो। इसका आपका जो एग्जांपल्स हो सकते हैं वो प्रीपेड एक्सपेंसेस हो सकते हैं, फिक्टिशियस एसेट हो सकते हैं, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस हो सकते हैं, आपका पर्टिकुलर एडवर्टीजमेंट में आप कोई पैसा खर्च कर रहे हो वो सारी चीजें उसमें आ सकती हैं, ठीक है। तो देखो उसमें दिया गया है अमाउंट स्पेंड ऑन एडवर्टीजमेंट कैंपेन द बेनिफिट इज लाइकली टू लास्ट फॉर 3 years, ठीक है। तो आपको इजीली पता चल गया 1 से ज्यादा ईयर बेनिफिट प्रोवाइड कर रहे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कम अंडर द इफिशियंसी रेशियो, ठीक है।
तो इजीली आप इसको भी कर लोगे। मैंने आपको बताया है इफिशिएंसी रेशियो आपको बताता है कि आप अपने एसेट्स को कैसे यूटिलाइज कर रहे हो, और इसका जो पार्ट होते हैं स्टॉक टर्नओवर रेशियो या इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो इसका पार्ट होता है आपका। वो बेसिकली आपको ये बताता है कि आप एक इन्वेंट्री को, अपनी इन्वेंट्री को एक ईयर में कितनी बार सेल्स में कन्वर्ट कर पा रहे हो, ठीक है। तो आपका वो बताता है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। फिर बात आती है एवरेज कलेक्शन पीरियड की, ठीक है। एवरेज कलेक्शन पीरियड आपको ये बताता है कि आपका जो डेटर है वो एक ईयर में कितने दिन में पर्टिकुलर कैश में कन्वर्ट हो जा रहा है, ठीक है। फिक्स एसेट टर्नओवर रेशियो भी उसी का पार्ट होता है आपका। तो इसका करेक्ट आंसर ऑल ऑफ दी अबव बन जाएगा आपका, ठीक है। हाँ, 45 अच्छा क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर इज, देखो रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर आपका करंट एसेट है? बिल्कुल भी नहीं। एक तो लायबिलिटी है, प्रेफरेंस शेयर इशू करते हो आप। नॉन करंट एसेट है? बिल्कुल भी नहीं। फिक्स एसेट तो है ही नहीं, लायबिलिटी है मैंने बोला। करंट लायबिलिटी है? बिल्कुल भी नहीं है। ये आपका जो रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर होता है ये आपका फिक्स लायबिलिटी या आप बोल दो लॉन्ग टर्म लायबिलिटी की बात करते हो, ठीक है। ये लॉन्ग टर्म लायबिलिटी होता है पर्टिकुलर, ऐसा तो है नहीं कि एक ईयर में ही आपको पे करना होता, विद इन 1 ईयर। ये तो 1 साल से ज्यादा के लिए इशू होता है ना। तो आपका ये होता है नॉन करेंट लायबिलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। ये अच्छा क्वेश्चन है और इजीली इसको भी आप कर लोगे। तो पहला क्या दिया, हैवी अमाउंट ऑफ प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, ठीक है। तो जो भी मैंने आपको बताया था कि डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का जो एग्जांपल हो सकता है वो प्रीपेड एक्सपेंसेस हो सकते हैं, फिक्टिशियस एसेट आ सकता है, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस आ सकता है, ठीक है। इसके अलावा आपका जो प्रीमियम आप पे कर रहे हो किसी शेयर को इश्यू करने में, वो भी आपका डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का पार्ट होता है या एग्जाम्पल होता है। आप इसको देखिएगा, ए का जो हो जाएगा वो सेकेंड हो जाएगा। तो आपने इसको एलिमिनेट कर दिया और इसको एलिमिनेट कर दिया। फिर जो हमारा नेक्स्ट है वो आपका है बी, एक्सेस ऑफ सेल्स प्रोसीड ऑफ फिक्स एसेट ओवर देयर ओरिजिनल कॉस्ट। हाँ, ये बहुत सिंपल है। देखो कैपिटल गेन का मतलब क्या होता है कि एक बंदे ने जिसको परचेज किया, पर्टिकुलर कोई भी चीज हो सकती है लॉन्ग टर्म में, अगर उसको परचेज किया है, जब सेल किया है उसको ज्यादा पैसा मिल रहा है, सेल पे ज्यादा पैसा मिल रहा है परचेज से, तो वो होता है कैपिटल गेन। अगर उसको परचेज प्राइस जो है वो ज्यादा है सेल प्राइस से, तो वो होता है कैपिटल लॉस हमारा। तो यहाँ पे क्या है, एक्सेस ऑफ सेल प्रोसीड ऑन फिक्स एसेट ओवर द ओरिजिनल। एक्सेस मतलब ज्यादा है, तो ये आपका होता है कैपिटल गेन। बी का थर्ड हो जाएगा भाई, बी का थर्ड। अभी तो दोनों में आप नहीं कर सकते हो। फिर नेक्स्ट जो है वो आपका आपसे बोलता है कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलेशन ऑफ एन ओल्ड मशीन। ये हमारा जो होगा वो आपका होगा सी का फर्स्ट होगा, सी का, क्योंकि ये होगा आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर, ठीक है। ये आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा, ये आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म का खर्चा है, आपको लॉन्ग टर्म तक बेनिफिट प्रोवाइड करेगा। ऐसा नहीं कि पर्टिकुलर एक ईयर बेनिफिट प्रोवाइड करे। फ्राइट पेड ऑन परचेस ऑफ रॉ मटेरियल मैंने बताया है, ये आपका रेवेन्यू, ये आपका एक तरीके से डे टू डे एक्सपेंसेस की बात हो गई, ठीक है। तो आपका ये भी एलिमिनेट हो गया और सी करेक्ट हो गया। हाँ, ये अच्छा क्वेश्चन है, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट एंड पर्सनल अकाउंट। तो देखो पर्सनल अकाउंट का सिंपल सा रूल है डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। रियल अकाउंट का सिंपल सा रूल है डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोस आउट। इनको आपको अच्छे से याद ही कर लेना है। नॉमिनल अकाउंट का डेबिट द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट द इनकम एंड गेन्स, ठीक है। और इसके अलावा आपको एक और चीज मैं बताऊंगा कि पर्सनल अकाउंट जो होता है वो आपका 3 टाइप्स का फर्दर डिवाइड होता है, जिसको आप नेचुरल पर्सनल अकाउंट बोलते हो, आप इसको आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट भी बोलते हो दूसरा। तीसरा जो आपका होता है रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। इन तीनों के एक एक एग्जांपल्स मैं आपसे चाहूंगा कि एग्जांपल दो, वो आपके लिए बेनिफिटेड होगा क्योंकि आप चीजों को रिकॉल कर सकते हो उससे, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं रियल अकाउंट की। तो रियल अकाउंट जो होता है बेसिकली आपका एसेट के केस पे होता है, ठीक है। एसेट के केस पे हम बात करते हैं रियल अकाउंट की। तो उसका होता है डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट व्हाट गोस आउट, ठीक है। तो ए का आपका सेकेंड हो जाएगा, इजीली एलिमिनेट कर दोगे आप। लो सारे आपके एक अगर आपको पता था तो सारे हो गए। नॉमिनल अकाउंट बेसिकली आपके एक्सपेंसेस से रिलेटेड होता है और लॉस से रिलेटेड होता है, गेन और इनकम से रिलेटेड होता है। तो आपका बी का थर्ड हो जाएगा, ठीक है, और सी का फर्स्ट हो जाएगा। इजीली आप कर लोगे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैंने शुरुआत में बोला था कि आपको इस पे मैं बताऊंगा
रिलेशनशिप थोड़ा सा बताने की कोशिश करूंगा। इंक्रीज और डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल, देखो मैंने आपको बताया था जो डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल होता है, डिक्रीज इन WC होता है, वो आपका सोर्स की तरीके काम करता है, ध्यान रखिएगा। डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल, इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल जो होता है वो आपके एक तरीके से एप्लीकेशन की तरीके काम करता है, जो कि आपका फंड फ्लो स्टेटमेंट की बात हो रही है ये। अब पहली कंडीशन देखो, आपको करंट एसेट करंट लायबिलिटी, बेसिकली करंट एसेट करंट लायबिलिटी से आपको वर्किंग कैपिटल के बीच में रिलेशनशिप बताने वाला हूं। तो एक एग्जांपल है जिसमें करंट एसेट आपका 100 है, करंट लायबिलिटी आपकी 50 है, और वर्किंग कैपिटल आपको पता है फॉर्मूला करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी करेंगे, जब आप 100 से 50 को माइनस करेंगे देन 50 आंसर आ जाएगा आपका। अब पहली कंडीशन पे आपने क्या किया कि करंट एसेट को इंक्रीज कर दिया। करंट एसेट को अगर आप इंक्रीज कर रहे हो तो वर्किंग कैपिटल पे क्या इफेक्ट पड़ेगा आपको ये देखना है, ठीक है। अगर आप करंट एसेट आपका पहले 100 था, आपने इसको 110 कर दिया, 110 कर दिया, ठीक है। करंट लायबिलिटी आपका सेम 50 है, तो आपका वर्किंग कैपिटल 50 था पहले, अब 60 हो गया। वर्किंग कैपिटल आपका इंक्रीज हो गया। जब आपका करंट एसेट इंक्रीज हो रहा है तो आपका वर्किंग कैपिटल भी इंक्रीज हो रहा है। फिर दूसरे कंडीशन पे आपने क्या किया कि करंट एसेट को कम किया, ठीक है। तो आपने देखा कि वर्किंग कैपिटल पे क्या इंपैक्ट पड़ता है। तो आपका करंट एसेट पहले 100 था, देन आपने करंट एसेट को 90 कर दिया, 10 माइनस कर दिया। करंट लायबिलिटी आपका सेम 50 है, तो इस कंडीशन पे आपका वर्किंग कैपिटल जो होगा वो 40 हो जाएगा। 90 माइनस 50 करेंगे तो जब आप करंट एसेट को कम करते हैं तो वर्किंग कैपिटल भी आपका कम होता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट जो आपका थर्ड अल्टरनेटिव है उसमें आपने करंट लायबिलिटी पे काम करना स्टार्ट किया। आपने कहा कि अगर करंट लायबिलिटी को हम इंक्रीज कर देंगे तो वर्किंग कैपिटल पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा, ठीक है। करंट एसेट आपका 100 सेम ही रहेगा, तो यहाँ पे करंट लायबिलिटी आपने इंक्रीज कर दी 50 से 60, तो उस कंडीशन पे आपका वर्किंग कैपिटल जो है वो 40 हो गया। पहले वर्किंग कैपिटल आपका 50 था, देन अब 40 हो गया, तो मतलब डिक्रीज हो गया। अगर आप करंट लायबिलिटी को इंक्रीज करोगे तो आपका वर्किंग कैपिटल जो है वो डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट में आपने क्या किया कि करंट लायबिलिटी को कम किया और देखा कि वर्किंग कैपिटल पे क्या इंपैक्ट पड़ता है। करंट एसेट आपका 100 दिया है, करंट लायबिलिटी 50 से आपने 40 कर दिया, देन वर्किंग कैपिटल आपका 60 हो गया, 50 से 60 हो गया। देन आपका करंट लायबिलिटी अगर आप डिक्रीज करोगे तो वर्किंग कैपिटल आपका इंक्रीज हो जाएगा। इजीली आप इसको समझो, चीजों को, बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो अब देखो पहला स्टेटमेंट आपसे क्या बोल रहा है, पहले आपको ये समझना है, ठीक है। पहला स्टेटमेंट लास्ट से स्टार्ट करते हैं। एन इंक्रीज इन करंट एसेट कॉजेज एंड डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल। अगर आप करंट एसेट को इंक्रीज करोगे उसका इंपैक्ट ये होगा कि वर्किंग कैपिटल आपका डिक्रीज हो जाएगा। देखो करंट एसेट को हम इंक्रीज करते हैं तो वर्किंग कैपिटल भी हमारी इंक्रीज होती है, तो हमारा ये स्टेटमेंट तो रॉन्ग हो गया। अब सी स्टेटमेंट क्या बोला, डिक्रीज इन करंट एसेट कॉजेज इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल। अगर आप करंट एसेट को डिक्रीज करोगे तो वर्किंग कैपिटल आपकी इंक्रीज होगी, नहीं अगर आप करंट एसेट को डिक्रीज करोगे तो वर्किंग कैपिटल आपकी डिक्रीज होगी, तो ये भी स्टेटमेंट हमारा रॉन्ग हो गया। एन इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी कॉजेज एन इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल। अगर आप करंट लायबिलिटी को जो है वो इंक्रीज करोगे तो आपका वर्किंग कैपिटल इंक्रीज होगा। अगर करंट लायबिलिटी आपकी कहाँ है, ये है। अगर करंट लायबिलिटी को आप इंक्रीज कर रहे हो तो वर्किंग कैपिटल आपका डिक्रीज होगा, इंक्रीज नहीं होगा। ये स्टेटमेंट भी गलत हो गया। फिर फर्स्ट स्टेटमेंट है एंड डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी कॉजेज एन इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल। अगर आपने करंट लायबिलिटी को डिक्रीज किया है, ये है करंट लायबिलिटी को आपने डिक्रीज किया है तो वर्किंग कैपिटल जो है वो ये वाला होगा। करंट लायबिलिटी को आपने डिक्रीज किया है तो वर्किंग कैपिटल आपका इंक्रीज होता है। इजीली आप इसको कर लोगे, आपका जो है ए ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मैनेजमेंट अकाउंटिंग प्रोवाइड्स मैनेजमेंट विद इंफॉर्मेशन फॉर डिसीजन मेकिंग। बिल्कुल सही चीज है कि देखो जितनी भी आपकी फाइनेंशियल अकाउंटिंग या आपका जो पर्टिकुलर कॉस्ट अकाउंटिंग है, तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग का जो मेन काम होता है कि उस डेटा को ऐसे प्रोवाइड करना या इन्फॉर्मेशन, उस डेटा को इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट करना और जो हायर लेवल है उसको प्रोवाइड करना ताकि डिसीजन मेकिंग हो सके। तो पहला स्टेटमेंट हमारा बिल्कुल सही है। दूसरा क्या बोल रहा है रीजन, मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज अ ब्रांच ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। आप देखो कि जो भी ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग होती है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग उसके अलग है, कॉस्ट अकाउंटिंग उसका अलग पार्ट है और आपका मैनेजमेंट अकाउंटिंग उसका अलग पार्ट है। ये सारे अलग अलग है, ठीक है। तो 49 का जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो सी वाला बन जाएगा, ए इज ट्रू एंड आर इज फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। इस तरीके का एक क्वेश्चन मैं ऑलरेडी आपसे बता चुका हूं स्टार्टिंग में, तो आप कोशिश ये करो कि इसको खुद सॉल्व करो। मैंने आपको 3 क्वेश्चन दिए हैं करने के लिए, आप करके उसके आंसर्स जरूर लिखो और अच्छे से प्रिपरेशन करो। ये मत सोचो कि अभी बहुत टाइम है, क्योंकि आपको बोला है एनटीए ने कि एग्जाम के 15 दिन पहले ही आपको एडमिट कार्ड या जो भी आपका पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन है वो दे दी जाएगी। तो इसलिए अच्छे से प्रिपरेशन करते रहो और जितना हो सके सेफ रहो, घर से बाहर मत निकलो, ठीक है। और प्लीज वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को खूब सारा शेयर किया करो और थैंक यू।